हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। देखिए, मैंने लर्नर्स की डिमांड पर ये वीडियो बनाने का फैसला लिया है। वैसे मैं अक्सर ही बोलती हूँ कि अगर आप कोर्स स्टूडेंट हो तो जो भी मैंने कोर्स में करवाया हुआ है वो आप सब पढ़िए, ठीक है। उसमें से कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। बिकॉज वैसे भी एग्जाम में एनटीए कुछ ऐसे ऊटपटांग से क्वेश्चन डालता ही डालता है, थोड़े आउट ऑफ कंटेक्स्ट होते हैं। तो इसलिए जो करवाया गया कम से कम मतलब वो तो हमको सारा ही करके जाना है। जो मैंने आपको करवाया उसमें से कुछ मत छोड़िए, ठीक है। एक भी यूनिट या एक भी, मैं कहती हूँ, उससे क्लास भी मिस मत करिए जो आपको करवाया गया। तो वो तो हमको सारा करना ही करना है। पर फिर भी कई लर्नर्स का ये होता है कि नहीं मैम, एक बार आप एग्ज़ाम से पहले हमको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए कि उनकी अच्छी और रिवीजन कर लें, उनको और बेहतरीन तरीके से पढ़ लें थोड़ा, है ना? तो आज की वीडियो उसी को डेडिकेटेड है। पर मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी, अगर आप जीआरएफ करना चाहते हो स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी स्कोर के लिए, तो जो भी आपको कोर्स कंटेंट में सब चीज़ें करवाई गई हैं वो सब करना है, उसमें से कुछ स्किप नहीं करना, ठीक है? पर उसके बाद आप इन टॉपिक्स की एक्स्ट्रा रिवीजन कर सकते हैं। फाइन। तो इसके अलावा आप सबको बता देना चाह रही हूँ कि हमारा जो अ, दिसंबर 2025 एंड जून 2026 के बैचेज़ लॉन्च हो चुके हैं एप्लीकेशन पर। यहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो सीधा स्कैन करके, ठीक है। तो वो लॉन्च हो चुके हैं, आप उस पर ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास इकोनॉमिक्स रिलेटेड तमाम बैचेज़ डी ट्रिपल एस बी पी के वी एस, हमने भी रिसेंट सारा अपडेट किया है बैच अपना टेस्ट वगैरह के साथ। डीपीआर का, गेट का, सीयूईटी का, ईएसआरबी नेट, ये करंटली सारे बैचेस हमारे ऐप पर आपको अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे जिसकी हम बात करेंगे वो आएगा इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी जो टॉपिक है ना, इससे आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो इससे आप थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करेंगे। इसके अलावा अगला हमारा जो टॉपिक है ना, आपका इनडिफरेंस कर्व्स वाला। इनडिफरेंस कर्व्स में हमको जो इसका वो है, हिक्शियन अप्रोच, स्लट्सकी अप्रोच, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लिख लो ये चीज़ें सभी, अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनकम इफेक्ट हो गया, फिर आपका हिक्स इक्वेशन, स्लट्सकी इक्वेशन, गिफन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। मार्शल डिमांड कर्व, हिक्शियन डिमांड कर्व, ये सब चीज़ें, ठीक है। देन इसके अलावा आपका आ जाता है इसोक्वेंट वाला पोर्शन, ठीक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इन डिफरेंस कर्व में आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ोगे। इसोक्वेंट वाले सारा जो आगे सिनारियो रहेगा, इसोकोस लाइन, इसमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आएगा, ठीक है। वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल, ये वाले कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। देन आपका जो कॉम्पिटिशन्स है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली, इनके फीचर्स पढ़ेंगे। ओलिगोपोली के इंपॉर्टेंट मॉडल्स कौन कौन से हैं, कुर्नो का करना है, बेट्रेंट का करना है, एजवर्थ का करना है। देन स्टेकलबर्ग से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये चार मॉडल्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ओलिगोपोली के, ठीक है। देन इसमें ना रेवेन्यू कर्व्स, देखो कर्व्स कौन कौन से होते हैं माइक्रो में। एक होते हैं आपके कॉस्ट कर्व्स, एक होते हैं आपके रेवेन्यू कर्व्स, ठीक है, जिसमें हम रिलेशनशिप्स देखते हैं, इसमें कॉस्ट कर्व्स भी ऐड कर लेना, ठीक है। एक होते हैं प्रोडक्शन कर्व्स, ठीक है। प्रोडक्शन कर्व्स, एक होते हैं यूटिलिटी कर्व्स। ये चार तरह के कर्व्स जिनमें हम रिलेशनशिप देखते हैं, टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशनशिप देखते हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनाते हैं पूरा रिलेशनशिप देखने के लिए, है ना। इसी तरह प्रोडक्शन के टीपी एमपी वाले रिलेशनशिप, यूटिलिटी भी टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप देखते हैं। तो वो सारे कर्व्स की एम यू ज़ीरो हो तो टी यू कितना होगा, इस तरह के रिलेशंस बोल रही हूँ, ठीक है। वो सारे कर्व्स करोगे। फिर आपका गेम थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो नैश इक्विलिब्रियम एंड डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, ये आपको निकालनी आनी चाहिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं। देन वेलफेयर इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो गया पेरेटो। पेरेटो हो गया, कैल्डर हिक्स कंपोजिशन क्राइटेरिया हो गया, बेर्गसन समल्सन हो गया, ठीक है। पेरेटो में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। फिर जर्नल इक्विलिब्रियम, अच्छा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में ना आजकल आपको फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर जर्नल इक्विलिब्रियम से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस, जर्नल इक्विलिब्रियम किसने दिया है और उसकी डेफिनेशन क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम किसने दिया है, इस तरह से, ठीक है जी। ये आपका माइक्रो का इंपॉर्टेंट स्टफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर, ठीक है। सो दिस इज मैक्रो। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो हो गई ना, आपको अगर ये वाली चीज़ करना है, क्लासिकल
केन्स, न्यू क्लासिकल्स, न्यू केन्स, ये वाला पोर्शन आप कर लेते हैं जो मैंने पढ़ाया हुआ है आपका। इससे आपके ना काफ़ी सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है। क्लासिकल केंजियन थ्योरी आपको इस ढंग से पढ़ाई गई है कि इसमें आपको एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स, इनकम एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, सेविंग इन्वेस्टमेंट, वेज फ्लेक्सिबिलिटी हो गए, सेविंग इन्वेस्टमेंट कर्व्स, रैशनल अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, ये सारा पोर्शन आपका इसमें कवर करवा दिया मैंने। इसकी 1-2 क्लासेस ली हुई हैं, उसमें सारा आपका कवर हो जाएगा। मतलब आप ऐसा समझ लो कि आधी मैक्रो आपकी कवर हो जाएगी अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये वाले देख लेते हैं 4 टॉपिक्स तो। ठीक है? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैक्रो की कवर हो जाती हैं और इससे एग्ज़ैक्ट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब न्यू क्लासिकल्स एंड न्यू केनेडियन, इसमें हम रैशनल अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस भी पढ़ते हैं, तो उसी से रिलेट करके हम यहाँ पे फिलिप्स कर्व भी करेंगे। फिलिप्स कर्व करेंगे। देन मैक्रो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी मॉनिटरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है? इसमें हम सारे जितने भी आपके रिपो रेट है, रिवर्स रिपो रेट है, एसएलआर है, सीआरआर है, वो सारे पढ़ेंगे। ठीक है जी? देन बिजनेस साइकिल थ्योरी से आ जाता है क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, मतलब इसमें बिजनेस साइकिल्स में ना आप एक सेमल्सन का एंड एक हिक्स का, वो भी कभी कभार ही क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको नहीं बोल सकती। चलो, तो और इसमें क्या रह गया आपका? हाँ, आजकल ना वो एक रियल बिजनेस साइकिल से भी क्वेश्चन पूछते हैं। रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी करवाई है मैंने ये आपको, ये आपका मैक्रो का इंपॉर्टेंट स्टफ है। ठीक है? तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ है मैक्रो में, आपकी एक मिनट। हाँ, मल्टीप्लायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर से रिलेटेड जितने भी आपके फार्मूले होते हैं ना, ठीक है, ऑल फार्मूले ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर का फार्मूला, वो वाला टॉपिक हो गया एक। और एक आपका इसमें और ऐड कर लो, कंजम्पशन हिपोथेसिस। कंजम्पशन हिपोथेसिस में एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव हो गया, परमानेंट हो गया। ठीक है? लाइफ साइकिल थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। तो ये वाले कंजम्पशन, इसमें ज़्यादातर आपको ना वो पूछते हैं, इनके जो इकोनॉमिस्ट हैं, किसने एब्सोल्यूट दिया है, किसमें किसने वो दिया है, परमानेंट दिया है, ऐसे इकोनॉमिस्ट मैच करोगे या उनकी क्रोनोलॉजी करोगे, डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आते, ऊपर ऊपर से भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हो तो क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ठीक है? इस चीज़ को, ये जो पहले मैंने चीज़ लिखी, इसको आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, पहले वाला टॉपिक। क्लियर हो गया? चलो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिट मनी बैंक, कौन सा करें? मनी बैंकिंग कर लेते हैं पहले, चलो, क्योंकि वो थोड़ा मैक्रो से ही रिलेट करता है मनी बैंकिंग। वैसे मनी बैंकिंग एंड मैक्रो एक ही यूनिट होना चाहिए था, अलग दे दिया। चलो, तो मनी एंड बैंकिंग में एक तो आपका आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी हमने कर ली है, फिस्कल पॉलिसी। सबसे इंपॉर्टेंट है मनी बैंकिंग में आपका जो कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। अब ये टॉपिक ना देखने सुनने में आपको लग रहे हैं बहुत ही ऐसे कि, मतलब अगर आप इसके बारे में किसी बुक से या कहीं से पढ़ोगे ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं भी नहीं। छोटे से टॉपिक देखने में लग रहे हैं। आप अगर सोचो कि सेल्फ स्टडी से किसी भी किताब से इन 2 टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसमें से हमको क्या-क्या पढ़ना होता है, सुनिए ध्यान से। अभी मैंने रिसेंटली ही कोर्स में ये 2 करवाए हैं, है ना, टॉपिक्स। मनी मार्केट में आपके जितने भी वो होते हैं ना, इसके इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, सारी डेफिनेशंस आपको दिमाग में बैठनी चाहिए आपके एग्जांपल्स के समेत। ठीक है? फिर इसमें जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, यकीन मानिए बच्चे सक्सेस स्टोरीज़ में आके बोलते हैं कि मैम हमको ना किसी भी बुक में ये इंस्टीट्यूशंस, इनकी डेट्स नहीं मिली थी। हमने आपकी क्लासेस से, आपकी बुक से ये चीज़ें पढ़ी थी और हमारे दिमाग में बैठ गई, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आए और हमारे सही हुए। हर बार क्वेश्चन आता है, जितने भी ये मनी मार्क इंस्टीट्यूशन जाते हैं ना, बच्चे सेल्फ स्टडी में ये गलती करते हैं, क्योंकि बुक्स में ज़्यादातर ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। ठीक है? ये चीज़ें थोड़ा आपको वो बंदा ही बता सकता है जो एक्सपीरियंस्ड है इन चीज़ों को लेके। तो वो चीज़ें आपको करनी है। आईएफसीआई, आईडीबीआई, सिडबी, यूटीआई, एलआईसी, जितने भी इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ईयर्स याद रखने होते हैं। वो फिर आपका कैपिटल मार्केट में एनएससी, बीएसई से रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म्स हैं, वो पढ़ोगे आप। ठीक है? बदला ट्रेडिंग कब बैन हुई, उसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कब शुरू हुई, ऐसे करके। और इस कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स में, और सेबी क्या है, इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। सेबी की डेट बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में। ठीक है? तो ये चीज़ें आ जाती हैं कैपिटल मार्केट में। फिर इसमें आपका कैपिटल मार्केट, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोनों, और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हो ही नहीं सकता ना बने इनसे क्वेश्चन। ठीक है? तो कैपिटल मार्केट में और आपका
गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ कौन-सी होती हैं, इससे क्वेश्चन ऐसे तरह बनते हैं, तो ये आपको इस तरह से पढ़ने हैं, ठीक है? और इसमें आपका हो गया हाँ, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमने मैक्रो में मिस कर दिया था, यहाँ पे ऐड कर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो आपकी वो होती है डिमांड फॉर मनी की थ्योरीज़ है। डिमांड फॉर मनी की थ्योरीज़ में आपको एक फिशर की करनी है, ठीक है? कैम्ब्रिज हो गया, केन्स हो गया एंड बोमल टॉबिन से भी क्वेश्चंस आते हैं। फ्रीडमैन से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। फ्रीडमैन भी पर इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, पढ़ सकते हैं हम लोग इसको भी अगर आएँ तो, ठीक है? तो ये आपकी डिमांड फॉर मनी की थ्योरीज़ भी हो गई इसमें। और इसमें एक टॉपिक और है दैट इज़ मनी सप्लाई, ठीक है? मनी सप्लाई अब मनी सप्लाई के M1, M2 मेजर्स उसमें न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स आए हैं NM1, NM2 वो हो गए, ठीक है? हाई पावर्ड मनी क्या होता है उसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है? इसके अलावा आपका इसमें ना कुछ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जैसे कि अ आपके वो हो गए इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड हो गया, सरफासी हो गया, इनके रिफॉर्म्स बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में ये मतलब इंडियन इकोनॉमी में चाहे इसको कंसीडर कर लो, चाहे मनी बैंकिंग में कर लो, है ना? इनके ईयर्स से क्वेश्चन आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का प्रिवेंशन कब हुआ था, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से क्वेश्चन आता है, इस तरह के रिफॉर्म्स। कई बच्चे इसको इंडियन इकोनॉमी में कंसीडर करते हैं, जिसमें मर्जी कर लो, ठीक है? इनके इन रिफॉर्म्स ये जो एक्ट्स हैं, बैंकिंग के एक्ट्स बोलते हैं इनको, इनके डेट्स ईयर्स याद रखने हैं आपको, ठीक है जी? लिख लेना कहीं पर एग्जाम से पहले इनको ज़रूर पढ़ कर जाना, भूलना नहीं इसको। चलो ये हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट हम कौन सा देखते हैं? पब्लिक फाइनेंस देखते हैं। पब्लिक इकोनॉमिक्स। अब पब्लिक इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केट फेलर हो गया, एक्सटर्नलिटीज़ हो गई, एक्सटर्नलिटीज़ के कारण, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जिसमें हम मॉरल हैज़र्ड, एडवर्स सिलेक्शन पढ़ते हैं, ये टॉपिक्स हो गए, ठीक है? कॉमन प्रॉपर्टी सारे आपको अच्छे से करवाएं। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं इस पर यूट्यूब वीडियो भी है, देख लेना। प्राइवेट गुड्स हो गए, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हो गई, मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स, कंजेस्टिबल टाइप्स ऑफ गुड्स, ये हो गए। फिर टैक्सेशन, टैक्सेशन टैक्सेशन वाला टॉपिक, टैक्सेशन वाले टॉपिक से आपसे क्या पूछा जाता है ज़्यादातर? हाँ, एक टैक्सेशन की वो थ्योरी है ना, इंसिडेंस ऑफ टैक्स की मॉडर्न थ्योरी, रिसेंटली उस पर वीडियो बनाई है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर जो प्रिंसिपल्स, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, बेनिफिट प्रिंसिपल किसने दिए हैं, उससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? फिर आपके टैक्सेस की क्रोनोलॉजी से भी वो आजकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। टैक्स बायोवेंसी क्या होती है, टैक्स इलास्टिसिटी, इसके फार्मूले याद रख लेना, ठीक है? और टैक्सेस में यही टैक्सेस में मेनली चीज़ है। फिर इसके अलावा आपका एक्सपेंडिचर जो है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में आपकी 2 थ्योरीज़ हैं, एक वैगनर का हिपोथेसिस हो गया, कॉलिन क्लार्क की थ्योरी हो गई। इससे क्वेश्चंस बनते हैं। बजट हो गया, बजट में आपसे पूछा जाता है डेफिसिट से क्वेश्चन, ठीक है? टाइप्स ऑफ बजटिंग से आजकल क्वेश्चंस नहीं आते। आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके डेफिसिट से, ठीक है? जैसे फिस्कल डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, देन आपका टोटल बजट डेफिसिट, ठीक है? और इनकी फिगर्स आप इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक सर्वे बजट में आपको करवा रखी है, यूट्यूब पर भी वो लेक्चर्स हैं, वो कर लेने हैं। इसके अलावा आपका 15th फाइनेंस कमीशन, 15th पब्लिक डेप्ट से क्वेश्चंस बहुत कम, कभी नहीं आए, वो टॉपिक मैंने इसलिए लिखा ही नहीं है, ठीक है? 15th फाइनेंस कमीशन ये हो गया। फिर आगे हम करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मुंडल फ्लेमिंग मॉडल। जब आप मुंडल फ्लेमिंग मॉडल करोगे, आईएसएलएम का कंटेक्स्ट सारा समझोगे पहले, आईएसएलएम मॉडल क्या होता है, कैसे इनके कर्व्स बनते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी होएगी, फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होएगी, कर्व किस डायरेक्शन में जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, कम होगा, इनकम बढ़ेगी, इनके स्लोप्स, है ना, इनके स्लोप्स वो पढ़ोगे। फिर उसके कंटेक्स्ट में मुंडल फ्लेमिंग मॉडल के सिर्फ वो 3-4 रिजल्ट जो मैंने आपको बताए हुए हैं ना, कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो तो कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव होती है, फिक्स्ड, वो भी आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल से क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ उस कंक्लूजन से क्वेश्चन आते हैं जो आपको, जो मेरी बुक में दी हुई है। वैसे क्लास में तो मैंने बहुत डिटेल में आपको करवा रखा है, ठीक है? ये हो गए। फिर आपकी जो थ्योरीज़ हैं इंटरनेशनल की, देखो वैसे एक टाइम था जब हम 3-4 थ्योरीज़ को इम्पोर्टेंट बोलते थे, पर आजकल ना वो ज़्यादा और थ्योरीज़ भी पूछ रही हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है। एक तो आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज, नाम लिख लो थ्योरीज़ की, एब्सोल्यूट एडवांटेज हो गई, कंपैरेटिव एडवांटेज हो गई, हेक्सरोलिन हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी हो गई, आपका लॉयंटिफ वाला हो गया, पैराडॉक्स, स्टॉपलर सिमल्सन से क्वेश्चन पूछते हैं, रिबंस्की थ्योरम से क्वेश्चन पूछते हैं, मेट्जलर पैराडॉक्स से क्वेश्चन पूछते हैं। ये थ्योरीज़
देखो, थ्योरीज को इस कंटेक्स्ट में किया करो, उसमें 5-6 पेजेस रट्टे नहीं लगाने बैठ जाने होते, अब सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दे रहे, उसका मेन कंटेक्स्ट समझना होता है। स्टोपलर से मल्सन ने क्या कहा है थ्योरी में, क्या उसने कंक्लूजन दी है, समरी क्या उसकी थ्योरी की, क्या कहना चाह रहा है, एजम्पशंस या क्या दी है उसने, उसी से क्वेश्चन आएगा आपको, वो डायग्राम नहीं पूछ लेंगे एग्जाम में। ठीक है, कई बच्चे बहुत पढ़ना नहीं आता, कई बच्चों को क्या करते हैं, अच्छा ये थ्योरी है स्टॉपलर से मल्सन, इंटरनेशनल की सलवोटरी की बुक निकालो, जितने पेजेस की थ्योरी दी है सारी रटने बैठ जाओ। क्या करोगे ऐसे करके, ऐसे नहीं एग्जाम क्लियर होगा। आपको उसका मेन कंटेक्स्ट पढ़ना है, बेसिकली क्वेश्चन वो एनटीए वाला कहाँ से पूछ रहा है, वो मेन कंटेक्स्ट आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, मैंने आपको ऐसी थ्योरीज करवाई हुई हैं। तो ये हो गया आपका सेमल्सन का एक वो होता है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, वो भी ऐड कर लो थ्योरीज में। फिर आपका इसमें टैरिफ्स, ठीक है, टैरिफ में आपको जो फार्मूले होते हैं ना, नेट बाट नहीं वो सॉरी टर्म्स ऑफ ट्रेड में होते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड में जो फार्मूले होते हैं, नेट बाटर, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रोस बाटर, टर्म्स ऑफ, किसने दिए हैं, उनके इकोनॉमिस्ट के नाम, उन फार्मूलों से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ठीक है, टैरिफ के टाइप्स से क्वेश्चन पूछ लेता है, और ऑफर कर्व से को इससे रिलेट करके भी आप समझ सकते हो, वैसे ऑफर कर्व से ज़्यादा नहीं, एक आध बारी क्वेश्चन आया है, पर आया डिफिकल्ट वाला है ऑफर कर्व से क्वेश्चन, आया थोड़ी बारी है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा रिपीटेड नहीं है, पर जब भी आया इससे ऑफर कर्व से डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आया। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया आपका, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसमें, बीओपी। ठीक है, इस और एक आपका फॉरेन एक्सचेंज, अच्छा फॉरेन एक्सचेंज जो है ना, फॉरेन एक्सचेंज में बड़ी चीज़ें हैं आगे रिलेशनशिप वाली, डीवैल्यूएशन क्या होता है, करेंसी की वैल्यू कम हो तो क्या होगा, बढ़ जाए तो क्या होगा, रिलेशनशिप है ना, आर्बिट्रेज क्या होता है, हेजिंग क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी किसने दी है, ये इससे बहुत क्वेश्चन आता है ना। तो एक्सचेंज डिटर्मिनेशन में इस तरह की चीज़ें, अपना पॉलिसी ट्रिलेमा हो गया, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी करके, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में, हाँ। देन आपके आगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ठीक है, इसमें जितने भी एशियन हैं, जिनके कुछ रिसेंट सुमिट्स आए हैं, अच्छा वर्ल्ड बैंक के आपको ना उसके डब्ल्यूटीओ के सुमिट्स बहुत पूछे जाते हैं, मीटिंग्स इसकी डब्ल्यूटीओ की। ठीक है, ये करके जानी है। ठीक है जी, ये हो गया आपका इंटरनेशनल। आगे बढ़ते हैं, आगे हम करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में सारी थ्योरीज ही हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं नोट डाउन कर लो आप लोग। एक होगी आपकी क्लासिकल की थ्योरी, मार्क्सियन की थ्योरी, हैरेड डॉमर की थ्योरी, सोलो की थ्योरी, इंडिग्नस इंडिग्नस ग्रोथ थ्योरी हो गई, बैलेंस्ड ग्रोथ और बिग पुश इकट्ठी लिख लेते हैं, दोनों का कंटेक्स्ट सेम ही है। अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी हो गई, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस हो गई, ये भी बैलेंस ग्रोथ को सपोर्ट करती है बेसिकली। लुइस एंड फी रेनिस हो गए। ठीक है, शुमपीटर हो गया, रोस्ट्रॉय हो गया, अम, हो गए तकरीबन सारे, ये हो गए। और इसके अलावा जो आपके डेवलपमेंट के इंडाइसिस होते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट। और इसमें आपका आ गया, हाँ, लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉरेंस कर्व, गिनी कोफिशिएंट, और इसका जो कजनेट कर्व, ये इकट्ठे ही सारे को टॉपिक आ गए, तीनों चीज़ें इनक्वालिटी में हो गई। पॉवर्टी से क्या पूछा जाता है बता देती हूँ, एक तो होता है पॉवर्टी की कमेटीज़ से क्वेश्चन, अच्छा जैसे पब्लिक इकोनॉमिक्स में टैक्स की कमेटीज़ हो गई, इसमें पॉवर्टी की कमेटीज़ हो गई। फिर इसमें आता है आपका एक, वो जो हम निकालते हैं ना, पॉवर्टी गैप, स्केयर्ड पॉवर्टी गैप, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में हमने मार्केट वाले एक्सटर्नलिटीज उसमें कर ली हैं। इसमें आपको आता है वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के दो ही मेथड्स हैं इंपॉर्टेंट, हिडन प्राइस हो गया, और कंटिजेंट, तीन लिख लो, कंटिजेंट वैल्यूएशन और ट्रैवल कॉस्ट मेथड, ये तीन मेथड से क्वेश्चन आएंगे आएंगे तो। ठीक है, वैल्यूएशन से। फिर आपका इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ लेना, जो पेपर वन में आप रिसेंट एनवायरमेंटल की कन्वेंशंस करते हो ना, वो भी कर लेना। कोस्ट थ्योरम से हर बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हर बार बनता है। और सस्टेनेबिलिटी से भी वो क्वेश्चंस आजकल पूछ लेते हैं, वीक सस्टेनेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी करके। ठीक है, यही है इसमें मेन। फिर आगे बढ़ते हैं, वेट, आई हैव टू ऐड द स्लाइड्स हियर।
ठीक है। ओके। कलर, हाँ। तो स्टैटिस्टिक्स पर आते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपको प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है। आपका मीन, मीडियन, मोड, इससे न्यूमेरिकल्स नहीं आते। मीन, मीडियन, मोड, इससे जस्ट फार्मूले पूछ लेते हैं वो। ठीक है, या इनकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज से आते हैं। देन आपका डिस्पर्शन में वो किससे पूछते हैं, हाँ, आपका वेरिएंस हो गया, इससे वेरिएंस से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फिर आपका स्क्यूनेस से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। ठीक है। कोरिलेशन, कोरिलेशन से तो वो प्रॉपर्टीज से ही आएगा। कोरिलेशन, रिग्रेशन, न्यूमेरिकल्स नहीं, वो कोरिलेशन, रिग्रेशन, इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी पढ़ लेनी है अच्छे से आपको। ठीक है। इंडेक्स नंबर हो गया, इंडेक्स नंबर के फार्मूले। देन आपका जो वो है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी मेन प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लेनी है याद। ठीक है। देन आपका इक्वाट्रिक्स आ गया, इसमें मैं इक्वाट्रिक्स भी ऐड कर देती हूँ। देखो इक्वाट्रिक्स के टॉपिक्स ध्यान से लिख लो। इक्वाट्रिक्स में एक तो आपका हो गया सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल जो हम करते हैं ना, उसकी अजम्पशंस जो होती हैं, ये एरर टर्म की अजम्पशंस, वो गोज मार्कव थ्योरम में जो आप देखिए, एरर एक होती है एरर टर्म की अजम्पशंस, एक होती है एरर टर्म की प्रॉपर्टीज। ठीक है। प्रॉपर्टीज एरर टर्म की मतलब उसकी रिग्रेशन मॉडल की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हम गोज मार्कव थ्योरम में करते हैं। BLUE वाली ब्लू प्रॉपर्टीज है ना। एक इसकी जम्पशंस भी करनी है, मतलब सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल की जम्पशंस और सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल की प्रॉपर्टीज, जिसको हम गोज मार्कव बोल देते हैं। फिर इसमें मल्टी कोलिनियरिटी, हेटेरोस्डासिटी, ऑटो कोरिलेशन, इनमें ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते। इनकी डेफिनेशन कर लो, इनके टेस्ट कौन के नाम याद रखने हैं बस। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, रिजल्ट क्या होते हैं, और इनको ठीक कैसे करते हैं, ये चार चीज़ें इन तीनों की। ठीक है। फिर इसमें हिपोथेसिस वाला टॉपिक जो है ना, उसमें मैं आपको बता देती हूँ पावर ऑफ टेस्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है। और जो आपके टेस्ट टेस्ट में कौन कौन से, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और जेड टेस्ट, चार टेस्ट पूछे जाते हैं बस। फिर आपका हो गया इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में ना वो क्या क्या पूछता है, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्टेज लीस्ट स्क्वायर, इनकी प्रॉपर्टीज पूछता है। ठीक है। मतलब कि जैसे टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर कौन से मॉडल पर अप्लाई होता है, जस्ट आइडेंटिफाइड वाले पर भी एंड ओवर आइडेंटिफाइड वाले पर भी, इस तरह की प्रॉपर्टी। ठीक है। ज़्यादा नहीं आते वैसे ये आपको ना पता होना चाहिए साइमल्टेनियस इक्वेशन प्रॉब्लम होती क्या है, साइमल्टेनियस बायस किसको बोलते हैं, वो चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है। बाकी इसमें वही है कि कौन से ओवर आइडेंटिफाइड पर कौन सा लीस्ट स्क्वायर अप्लाई होगा, एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड पर कौन वो। ठीक है। इसी में आ जाता है आपका आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। ऑर्डर कंडीशन जो है ना उससे न्यूमेरिकल आता है। रैंक कंडीशन से एक बार न्यूमेरिकल आया था जब आपका एग्जाम हाईली डिफिकल्ट आया था दिसंबर 23 वाला। अदरवाइज रैंक कंडीशन से न्यूमेरिकल आने के कम चांसेस हैं, ऑर्डर कंडीशन से आपको न्यूमेरिकल आता है। ठीक है। वैसे मैंने आपको क्लासेस में दोनों करवाई हुई है, दोनों के न्यूमेरिकल करवाई हुई है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम में। ठीक है। और इसमें क्या रह गया आपका इक्वाट्रिक्स में, हाँ, आर स्क्वायर हो गया आपका, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है। आर स्क्वायर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। फिर आजकल आपका ना उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके लॉजिट, प्रोबिट, टॉबिट मॉडल है, उनकी प्रॉपर्टीज से। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, डेप्थ में नहीं जाते, पर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉजिट, प्रोबिट, टॉबिट से। ठीक है। और अगला कौन सा बचा आपका, इंडियन इकोनॉमी बचा है। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी में ना एक तो इसमें जो आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर है ना, इसका एम्प्लॉयमेंट में शेयर, आउटपुट में शेयर। ठीक है। फिर इन सेक्टर से रिलेटेड स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पढ़ लेनी है। ठीक है। नीति आयोग के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। देन आपके जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिफॉर्म्स है, चीज़ें हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म्स हो गए, है ना, ये ऐसी चीज़ें। इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो हो गई आपकी। ठीक है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में जितनी भी मैंने आपको रिपोर्ट्स करवा रखी हैं, रिपोर्ट्स का डाटा बोला हुआ है आपको, वीडियो यूट्यूब पर भी है वो रिपोर्ट्स वाला डाटा हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई। हाँ,
जितने भी एक्ट्स हैं उनकी डेट्स, ठीक है। ये भी चीज़ें मैं इंडियन इकोनॉमी में करवा देती होती हूँ। कंसेप्ट्स और उनके इंट्रोड्यूसर्स, मेजर कमेटीज़ हो गई, बुक्स एंड उनके ऑथर्स, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। एनपीएस क्या होते हैं, ठीक है। यही चीज़ें हैं इसमें आपकी मेनली। अच्छा, एक बार जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे अपनी बुक में से देखने दीजिए, कुछ रह तो नहीं गया। मैथमेटिकल रह गया हमारा, वो भी कर लेते हैं एक बार, फिर मैं देखती हूँ, ठीक है। सो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में ना सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जिसमें हम मैक्सिमा मिनिमा करते हैं, ठीक है। मैक्स आजकल वो हेशियन मैट्रिक्स, हेशियन डिटर्मिनेंट, इनसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर हो गया, है ना। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में ये सारा आता है, मैक्सिमा मिनिमा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ये सब चीज़ें हो गई। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डेरिवेशन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आनी चाहिए आपको। सेट थ्योरी के से वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। मैट्रिसेस जो है ना, इससे भी वो इसके जो लॉज होते हैं, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उससे क्वेश्चन पूछते हैं। डिटर्मिनेंट की भी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस वो पूछते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, सेट थ्योरी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, हाँ। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और एक ना इनपुट आउटपुट में वो यही पूछते हैं, इनपुट आउटपुट मॉडल किसने दिया, लॉरेंटिफ ने दिया है, और इसकी वो जो कंडीशंस होती हैं आपकी हॉकिन सिमोन कंडीशन, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं आता, ठीक है। हॉकिन सिमोन कंडीशंस, ठीक है। फंक्शंस, लीनियर क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन सा होता है, क्यूबिक फंक्शन कौन सा होता है, इससे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। एक ना हमने इकोनोमेट्रिक्स में टॉपिक लीव कर छोड़ दिया है, वो भी ऐड करना है आपको। टाइम सीरीज वाला, टाइम सीरीज ने में वो स्टेशनरी से क्वेश्चंस पूछती हैं, स्टेशनरी टाइम सीरीज, ठीक है। उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके टेस्ट भी पूछ लेते हैं, इसी तरह जैसे कॉजलिटी है, कॉजलिटी के टेस्ट याद रख लो दो, आपको क्या कर कौन से करवाए हुए हैं, कमेंट्स में बताना कौन से है कॉजलिटी के टेस्ट, ठीक है। और टाइम सीरीज के टेस्ट कौन से हैं, स्टेशनरी की प्रॉब्लम इसमें क्या है, ये वाला हो गया आपका टॉपिक, ठीक है। अ, ये आपको ना सारे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे थे ना डेट्स, इंडियन इकोनॉमी में हम ये सारा एक बार रिवाइज कर लेते होते हैं, जितने भी एक्ट्स आए हैं उनकी डेट्स, कंसेप्ट्स उनके, इंट्रोड्यूसर्स, कमेटीज, ठीक है। इसी तरह इसमें आपकी जो वो डेट्स होती हैं ना, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स कब आए, किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर आए, नबार्ड कब आया, किसकी रिकमेंडेशंस पर आया, है ना। तो वो सारी यूट्यूब पर शायद आपको मिल जाएंगी, तो वो सारी ना एक बार सारा सिलेबस करने के बाद इसको रिवाइज किया करो। मतलब जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, जैसे मनी एंड बैंकिंग में आपने आरआरबीज पढ़ ली हैं, ठीक है। एंड में हम सारा वो कर रहे हैं कि ये वाला एक्ट किस डेट में आया था, या ये वाला पर्टिकुलर बैंक इसकी प्रपाउंड कब किस डेट में ये आया था, आरबीआई कब नेशनलाइज्ड हुआ था, है ना। डेट्स मतलब उन सब की, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डेट्स या एक्ट्स की डेट्स, ये एक बार एंड में रिवाइज ज़रूर कर लिया करो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में ना आपके आजकल उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी। जो आपके कंसेप्ट्स होते हैं ना, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, मैंने आपको ये सारी सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की 2021 की रिपोर्ट में सारे करवाए हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है, ये वाले कंसेप्ट सारे इस रिपोर्ट में करवाए हैं एस आर एस 2021 में। उससे क्वेश्चन, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, लाइफ टेबल, ह्यूमन पॉपुलेशन पायरामिड, इनके फार्मूले, लाइफ टेबल के फार्मूले, ठीक है। ये भी एक बार देख के जानिए।
आपको ये करवा दिया सारा, हाँ, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। तो यही आपको लग रहा होगा ना कि मैम ने मोस्ट इम्पोर्टेंट के चक्कर में कितना कुछ बता दिया सारा ही, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, 50% चीज़ें मैंने आपको सिर्फ़ बताई होंगी अभी, क्योंकि जब हम अपना कोर्स कवरेज करते हैं ना, उसमें हम सिर्फ़ सिलेबस को ही नहीं मद्देनज़र रखते। सिलेबस प्लस बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके सिलेबस में ना, उनके सब टॉपिक्स कुछ और हैं, काफ़ी सारे हैं जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है कहीं पर वो भी हमको पढ़ने होते हैं। टॉपिक्स के सब टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो चीज़ें आई हैं आपके सिलेबस में नहीं है, वो भी पढ़नी होती हैं, है ना? तो मतलब असल में अगर मैं पूरे टॉपिक्स की लिस्ट बताऊँ, जो आपका पूरा डिटेल्ड कोर्स वाले टॉपिक्स का लिस्ट, तो वो बहुत बड़ा है, ठीक है? मैंने उसमें से कुछ ही आपको अभी बताई हैं। तो इन टॉपिक्स को छोड़ के मत जाना, अच्छे से रिवाइज़ करके जाना। इनमें से अगर कोई भी टॉपिक ऐसा था कि अब तक आपने नहीं पढ़ा हुआ, है ना? या लीव किया हुआ, तो कर लो उसको, ठीक है? उसको ऐड कर लो, उसको पढ़ के जाना। तो यही आज की वीडियो में बताना था, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, टेलीग्राम फॉलो कर लो मोर अपडेट्स के लिए, और ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कर लो। नए बैच के लिए जिसने एनरोल करना है अभी कर लो, डिस्काउंट पर मिल रहा है, वैलिडिटी ज़्यादा मिल जाएगी साथ में, ठीक है? और बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है? सो लेट्स एंड द सेशन।